संघ के आह्वान आंदोलन के तहत शुक्रवार को स्थानीय कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा, जिसमें श्रमिकों की आजीविका को बचाने व स्थानीय उद्योगों की समस्याओं का समाधान करने की मांग की गई है। सुरक्षित करो, सुरक्षित करो। भारतीय मजदूर संघ अमर रहे, अमर रहे। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारत माता की जय। सभी ब्लॉक स्तर पर जिला कलेक्टर लेवल के ऊपर कुछ ज्ञापन जिला कलेक्टर को दे रहे हैं, जो ब्लॉक है वहाँ पे इसमें स्थानीय मांगे भी साथ में बाकी जो भारतवर्ष की मांगे हैं वो तो की जगह है, देश के मजदूरों को आजीविका बचाने के संबंध में यहाँ की जो 4-5 बिंदु है, तो 4-5 बिंदुओं में है कि समस्त मजदूरों की आजीविका चलाने के लिए उनको रोजगार दिया जाए। नगर के कारखानों में लॉकडाउन अवधि के पूर्व की तरह सभी श्रमिकों को रोजगार पर रखा जाए। नागदा नगर एवं आसपास के निजी स्कूल, नर्सिंग होम, माल, दुकान आदि में कार्य करने वाले श्रमिकों को कार्य पर रखा जाए। शासन द्वारा मिलने वाली विभिन्न योजनाओं का लाभ दिया जाए। लॉकडाउन की अवधि के पश्चात जिन श्रमिकों के वेतन भुगतान अभी तक नहीं किया गया, उनका तत्काल भुगतान किया जाए। समस्त ग्रामीण श्रमिकों को मनरेगा और इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश सरकार की संबल आदि योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जारी सभी प्रकार की योजनाओं का लाभ, अनुदान की राशि उन्हें उपलब्ध कराई जाए। भारतीय मजदूर संघ के देशव्यापी आह्वान के तहत शुक्रवार को असंगठित कर्मकार मंडल के पूर्व अध्यक्ष सुल्तान सिंह शेखावत के नेतृत्व में भारतीय मजदूर संघ कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार को सौंपा। ज्ञापन में कोरोना महामारी के कारण बेरोजगार हो चुके श्रमिकों की आजीविका को बचाने के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। उन्होंने बताया कि बेरोजगार हो चुके श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराने, स्थानीय उद्योगों में कार्यरत ठेका श्रमिकों को रोजगार देने की मांग की गई। नागदा की ओर से आजीविका बचाओ दिवस के अवसर पर कुछ श्रमिकों की समस्याओं को लेकर ज्ञापन दिया गया है कलेक्टर महोदय को संबोधित, जो कलेक्टर महोदय की ओर प्रेषित किया जाएगा। उनसे जो श्रमिकों की समस्याएं जो यहाँ आ रही हैं और 2-4 दिन से कुछ ऐसा कुछ प्रचारित भी किया गया कतिपय लोगों के द्वारा कि उद्योग द्वारा जो है शासन प्रशासन की अनुमति नहीं होने से ठेका श्रमिकों को या अन्यथा अन्य श्रमिकों को जो है रोजगार उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, शासन और प्रशासन की ओर से वर्तमान में किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है। उद्योग धंधे जो भी हैं, उद्योग सभी अपनी फुल कैपेसिटी से उद्योग संचालित कर सकते हैं। केवल उनको गाइडलाइन का पालन करना आवश्यक है। कोरोना को देखते हुए मास्क लगाया जाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराना, सैनिटाइज़र का उपयोग करना, इन नियमों का केवल पालन करना आवश्यक है। 1 माह पूर्व ही जिले में बैठक हुई थी माननीय कलेक्टर महोदय के साथ, उसमें भी कलेक्टर महोदय द्वारा भी अवगत कराया गया था, जिसमें उद्योग के वरिष्ठ अधिकारी वहां पे उपस्थित थे। अतः यह कहना कि प्रशासन द्वारा कोई रोक लगाई गई है, ये बिल्कुल गलत बात है। उनकी अन्य समस्याएं हो सकती हैं जिसके बारे में वही बता सकते हैं। थैंक यू सर। शहर में अवैध शराब, जुआ सट्टा व मादक पदार्थों की बिक्री के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सीएसपी को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया, जिसमें मादक पदार्थों की बिक्री करने वालों पर कार्रवाई नहीं होने पर एसपी कार्यालय के घेराव करने की चेतावनी दी। सट्टे व आसरा टेबल का अवैध धंधा खुलेआम चल रहा है, जिससे पूरे शहर में अशांति फैल रही है एवं भय का वातावरण बना हुआ है। माता बहनें घर से बाहर निकलने में डर रही है। बिल्लागाम क्षेत्र में सरेआम गवर्नमेंट कॉलोनी, बीसीआई क्लब के सामने बीसीआई कॉलोनी, अशोक कॉलोनी, खजूर वाले बाबा, सी ब्लॉक, भारत माता मंदिर, ई ब्लॉक, जी ब्लॉक, दुर्गापुरा, मेदवास क्षेत्र में सरेआम अवैध दारू एवं गांजा बिक रहा है, जिससे बिल्लाग्राम क्षेत्र में नाबालिग बच्चे गांजे का सेवन कर रहे हैं और बिल्लाग्राम वर्कर क्वार्टरों की छत पर एवं बगीचों में बैठकर एवं रामला मैदान के आसपास गांजे का सेवन कर रहे हैं। छत पर एवं बगीचों में बैठकर एवं रामला मैदान के आसपास गांजे का सेवन कर रहे हैं और लोगों से बिना वजह आए दिन झगड़ा कर रहे हैं, जिससे आसपास के रहवासी एवं महिलाओं का निकलना दुर्भर हो गया है। इसी प्रकार मंडी क्षेत्र में बस स्टैंड, आदर्श स्कूल के आसपास, आर्य गार्डन के सामने
महतपुर रोड, नए बस स्टैंड के पास, 56 ब्लॉक टावर के सामने एवं बिरलाग्राम क्षेत्र, जी ब्लॉक, टापरी, दुर्गापुरा, बादीपुरा अन्य जगहों पर आशा टेबल एवं जुआ का सट्टा चल रहा है। साथ ही इन्हीं क्षेत्र में अवैध शराब की बिक्री धड़ल्ले से चल रही है और प्रशासन सब कुछ जानते हुए भी इस पर चुप्पी साधे हुए बैठा है। अतः श्रीमान जी से निवेदन की उपरोक्त विषय पर तत्काल कार्रवाई करते हुए अवैध जुआ, सट्टा, दारू, गांजा बिक्री को तत्काल रोका जाए और शहरवासियों को राहत दी जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की होगी। गृह मंत्री एवं उज्जैन पुलिस अधीक्षक के नाम एक ज्ञापन दिया गया जिसके अंदर बताया गया कि नागदा में चोरियां बहुत सारी बढ़ रही है। आए दिन मोटरसाइकिल लोग चोरी कर रहे हैं। इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि नागदा में जुआ, सट्टा, गांजा और अवैध धंधे सरेआम फल फूल रहे हैं। आज गली गली में सारी चीज़ें चल रही है। तो हमने प्रशासन से मांग करी कि अगर इसके ऊपर रोक लगती तो निश्चित ये चोरियां बंद हो जाएगी। प्रशासन भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, तो हमने मांग करी कि जल्द जल्द इस पर रोक लगाई जाए। अगर आपने रोक नहीं लगाई तो कांग्रेस कमेटी और इससे बड़ा आंदोलन करेगी और एसपी कार्यालय का भी घेराव करेगी। आज शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा शहर में व्याप्त जुआ, सट्टा, दारू और साथ ही गांजे का अवैध धंधा ऐसा भरपूर रहा है कि जिससे गांजे पीने में नाबालिग बच्चे, बिरलाराम क्षेत्र के, मंडी क्षेत्र के नाबालिग बच्चे गांजा का सेवन कर पूरे रहवासियों को परेशान कर रहे हैं, जिसकी समस्त जवाबदारी प्रशासन की भी है। प्रशासन के कुछ पुलिसकर्मियों के हफ्ते भी बंधे हुए हैं, महीनों के साप्ताहिक, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता भी शामिल है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता पैसे के बल पे, भ्रष्टाचारी के बल पे, इनके पैसे, इन जुए, सट्टे और दारू के पैसे के बल पे अपनी रानी की रोटियां सेकते हैं और इनको आगे पनपाने का काम कर रहे हैं, जिससे नागदा का पूरा माहौल खराब हो रहा है। अभी बीच में 2 दिन पहले मंडी में क्षेत्रीय घटना थी कि एक शराबी या गंजेड़ी तेल का डब्बा लेकर किराने की दुकान से फरार, उसको पकड़ा। तो ये और चोरियां, ये सब इसी की हरकतें जो सामने आ रही है। इसमें प्रशासन की भूमिका कहीं न कहीं संलिप्तता है। मैं प्रशासन से निवेदन करना चाहता हूं, आवेदन के साथ में, और चेतावनी भी देता हूं कि हमारे पास ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, लेबर क्वार्टर, हमारा जी ब्लॉक, अशोक कॉलोनी, मंडी क्षेत्र, सभी महिलाओं के इसमें हस्ताक्षर युक्त है। सभी को मालूम है कि हमारे क्षेत्र में क्या करा है। लेबर कॉलोनी की छत के ऊपर गांजा पी रहे हैं बच्चे, उसके बाद बगीचे में, गार्डन में दारू और खुलेआम गांजा पी रहे हैं, उनको भगाते हैं तो फिर वो असामयिक तत्व द्वारा परेशानी पैदा करते हैं महिलाओं को, जिसमें पूरा और पुलिस थाना हमारे बिरलाराम में सामने उसके पीछे ही गांजा का सेवन चल रहा है, लेकिन कोई रोक नहीं है। मैं प्रशासन को निवेदन करना चाहता हूँ, कृपया इस पर ध्यान दें, जिससे हमारे शहर के नाबालिग बच्चे की एक पीढ़ी ना बिगड़े। दूसरा, बीजेपी का शासन है, बीजेपी पहले भी यही काम करती है, ये जहाँ दारू, जुआ, सट्टा खुलेआम, और आज भी यही काम बिरलाराम से लेकर मंडी क्षेत्र में भी यही काम चल रहा है। और मैं सभी कांग्रेस जनों की ओर से ये निवेदन करता हूँ प्रशासन के जल्द से जल्द इस समस्या का निदान किया जाए। हम 7 दिन या 3 दिन का समय नहीं मांग रहे, हम 15 दिन का भी समय मांग रहे हैं, 1 महीने का भी, लेकिन ये दुरुस्त होना चाहिए, नहीं तो रहवासियों, महिलाओं समेत हम थाने का घेराव करेंगे। रहा सवाल तो कोर्टी का भी, एसपी कार्यालय का, वहाँ भी जाएंगे और सब कम से कम 500-600 महिलाओं को लेके जाएंगे इसमें। इसलिए कृपया इसका निराकरण जल्दी करें। धन्यवाद। गांजे, चरस का सेवन चलता है, जो लोग फिर बाद में चोरियां करते हैं। जैसे कल की घटना थी, लक्ष्मी मार्ग पे कुछ गंजेड़ी लोगों ने पास में एक भरत पंडित करके उसके दोनों मोबाइल उसके घर में घुस के चुरा लिए गए थे। फिर बाद में प्रशासन ने हालांकि पकड़ लिया उनको कुछ ही घंटों में, वो गांजे के वही निकले। ऐसे छोटे छोटे गांजे पी के ये चोरी के अपराध बढ़ते हैं। इसलिए पुलिस प्रशासन को नशीली पदार्थ, चरस, पे दारू, इन पे बैन लगाना चाहिए, पकड़ना चाहिए, तो ये घटना कभी होगी नहीं। व्यवस्था इस कदर खराब होती जा रही है, केंद्र में मोदी सरकार और मध्य प्रदेश में हमारे शिवराज सरकार, टोटल जनता की ओर किसी का ध्यान नहीं है। और जैसा कि शिवराज सरकार चोरी के रास्ते से आई है, सत्ता में आके बैठी है। हमारे एक मित्र कह रहे थे कि रात में चोरियां बहुत हो रही। मैंने उनसे कहा, मैंने रात में चोरी नहीं हो रही, आपकी सरकार आपके द्वार आ रही है रातों को, और दिन में नहीं आ सकती वो सरकार, इसलिए रातों को आ रही है। तो हमारे साथी ने बताया है कि अब दिन में भी आने लग गई है। मतलब चारों तरफ हाहाकार है, चारों तरफ जनता परेशान है, आम गरीब जनता का जीना दुश्वार होता जा रहा है।
बेरोजगारी चरम पे है और बेरोजगारी के कारण ही ये सारे अपराध बढ़ रहे हैं। इस ओर ना तो केंद्र सरकार का ध्यान है, ना शिवराज सरकार का ध्यान है। करोड़ों रुपए में विधायक खरीद के और प्रदेश में सरकार बनाने के ख्वाब देख रही है शिवराज सरकार। केवल जनता परेशान है, बेरोजगारी ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है और अपराध की जड़ जो है ये बेरोजगारी है। काम नहीं मिल रहा है, लोगों को बेरोजगार है और इस वजह से अपराधों में लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। इसलिए हमारा प्रशासन, जैसा कि मैं तो स्पष्ट आरोप लगाता हूं प्रशासन पे, मैं कभी छुप नहीं रहता, ये प्रशासन बिरला की दलाली करता है और सत्ता की दलाली करता है प्रशासन, चाहे यहाँ का पुलिस प्रशासन हो या एसडीएम प्रशासन हो। इन्होंने बिरला की और सत्ता की दलाली के अलावा कुछ नहीं किया है। अभी कल मुझे आश्चर्य इस बात का हुआ परसों के दिन कि धरने की अनुमति मांगी कि हम ठेकेदार मजदूरों के मामले में धरना देंगे, तो बोले नहीं कोरोना चल रहा है और कोरोना काल में धरने की अनुमति नहीं मिल सकती। लेकिन कम्युनिटी हॉल के अंदर मोदी और शिवराज की वो सीढ़ी दिखाने के लिए वहाँ लोग भीड़ इकट्ठी कर सकते हैं, भाजपा के कार्यालय में कुछ भी कर सकते हैं, भाजपा के उत्सव में कुछ भी कर सकते हो आप, बाकी जगह कोरोना आ जाता है। तो ये प्रशासन को भी मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि सत्ता की दलाली की सीमाएं रखे और बिरला की दलाली की भी सीमाएं रखे, ठेकेदार मजदूरों को काम दिलाए और सबको शिक्षा, सबको काम, वरना होगी नींद हराम। ये हम चेतावनी देके आज का आंदोलन समाप्त करते हैं। सीएसपी सर को जो ज्ञापन दिया गया है, तो कई जगह पे जुए, सट्टे, दारू बिक्री, सरेआम खुलेआम बिक्री है। ये पुलिस प्रशासन को पता होते हुए भी इस पे रोक नहीं लगा जा रही। अगर ये रोक नहीं लगती तो हम लोग उग्र आंदोलन, सब महिलाएं मिलकर आंदोलन करेंगे। कांग्रेसी साथीगण यहाँ पर सीएसपी कार्यालय पर आवेदन देने आए हैं और आज का मुख्य उद्देश्य यह है कि शहर के अंदर जुआ, सट्टा, दारू, गांजे की अवैध बिक्री पूरे शहर में गली गली में हो रही है और शहर से लगे हुए जितने भी ढाबे हैं वहाँ ढाबों पर दारू की दुकानें खुलेआम चल रही हैं, खुलेआम गांजे की पुड़ियाँ बिक रही हैं। आजकल शहरों के अंदर गांजा बेचना, गांजा पीना और दारू बेचना एक आम घटना हो गई है। किसी भी शहर के नागरिक को ये घटनाएं सामान्य तौर पर गली में, बाजार में, बगीचों में सब जगह देखने को मिलती है और इससे कहीं ना कहीं इस पूरे शहर की जो युवा पीढ़ी है वो पूरे तरीके से बर्बाद हो रही है और प्रशासन जो है मूक दर्शक बने इस पूरे तमाशे को देख रहा है। और देखने की वजह भी ये है कि शासन प्रशासन भी इन दारू बेचने वालों से, गांजा बेचने वालों से मोटी रकम वसूलता है और इन लोगों के साथ में रहकर इनको पूरा सहयोग प्रदान करता है बजाय इन लोगों के ऊपर कार्रवाई करने के। तो ये शहर के लिए अपने आप में एक चिंता का विषय है। और यहाँ एक बात और कहना चाहता हूं मैं, इस शहर के अंदर एसिड माफियाओं का नंगा नाच चल रहा है। नदी में, नालों में, शहर के आसपास सभी जगह ये एसिड माफिया भी एसिड डोल रहे हैं और पूरे शहर की फिजा को खराब कर रहे हैं। और इसमें भी कहीं ना कहीं प्रशासन की भूमिका संदिग्ध है, क्योंकि प्रशासन इन एसिड माफियाओं को बचाने का काम कर रहा है, जो कि इस शहर के लिए, इस शहर के वातावरण के लिए, यहाँ के लोगों के लिए बहुत ही खतरनाक स्थिति है, जो आने वाले समय में हजारों बीमारी इस शहर के लोगों को देगी। इसलिए शासन प्रशासन से अनुरोध है कि इस विषय पे तत्काल कार्रवाई करे, बजाय रात को वहां एसिड माफियाओं के साथ में उनका एसिड टैंकर खाली करवाने की बजाय शहर के अंदर जो अवैध जुए, सट्टे, दारू की दुकानें चल रही हैं उन पे अंकुश लगाए, जिससे शहर के लोगों का भला हो, शहर के लोग राहत की सांस ले सकें। धन्यवाद। इंद्रपुरी के रहवासियों ने पानी की समस्या को लेकर कांग्रेस नेता मालपानी के नेतृत्व में शुक्रवार को नगर पालिका के प्रशासक को ज्ञापन सौंपा। प्रशासक ने संबंधित विभाग को निर्देशित कर पानी की समस्या समाधान करने का आश्वासन दिया। इसके माध्यम में पानी पहुंचाने के लिए आधी अधूरी पाइपलाइन डाली गई। लगभग 60 से ज्यादा परिवार जो कॉलोनी के मध्य में स्थित है उनको 500 से 1000 मीटर दूरी से पानी भरकर लाना पड़ रहा है। साथ ही कई बार रहवासियों को पैसे देकर पानी के टैंकर डलवाने पड़ रहे हैं। वहीं मोरवल से पानी भरने के कम होने पर से पानी भरने व पानी भरने की बात पर विवाद की स्थिति भी बनती है। हमारी आपसे निम्नलिखित
मांग है कि जिसे पीड़ित समस्या का स्थित तौर पर निराकरण। बिरला मंदिर के पीछे स्थित इंद्रपुरी कॉलोनी में पानी की समस्या को लेकर क्षेत्र की महिलाओं ने कांग्रेस नेता बसंत मालपानी व कमल आर्य के नेतृत्व में नगर पालिका प्रशासक व एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि इंद्रपुरी कॉलोनी में लगभग 1000 मीटर की दूरी में मात्र 2 नलकूप हैं। ऐसे में क्षेत्रवासियों को पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण रहवासियों को अन्य स्थान से पानी लाने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। रहवासियों ने प्रशासक कुमार से पेयजल की पाइपलाइन डालने तक टैंकर सुविधा उपलब्ध कराई जाए ताकि रहवासियों को पानी के लिए परेशान न होना पड़े, इसकी मांग की है। प्रशासक कुमार ने संबंधित विभाग को निर्देशित कर क्षेत्र में पानी की समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया। इसमें इंद्रपुरी कॉलोनी है, यहाँ के सभी निवासी विशेषकर महिलाएं आज एसडीएम साहब के समक्ष पहुंची है। इनकी मांग है कि इंद्रपुरी कॉलोनी में 2 बोरवेल के माध्यम से पूरी कॉलोनी में पानी सप्लाई किया जाता है। एक बोरवेल प्रथम छोर पे है, दूसरा बोरवेल अंतिम छोर पे है। तो जो ये बीच के रहवासी हैं, 50-60 परिवार हैं, उनके यहाँ पे पाइपलाइन की कोई व्यवस्था नहीं है। तो इनकी सर्वप्रथम तो मांग है कि बोरवेल से इतनी पाइपलाइन डाल दी जाए 500-600 फीट और 4-5 पॉइंट बना दिए जाए ताकि इनकी पानी की शुरुआती समस्या खत्म हो जाए। विशेषकर हमने इस ज्ञापन में मांग की है कि जब जल आवर्धन योजना के तहत नगरपालिका कह रही है कि पूरे शहर में पाइपलाइन बिछा दी गई है, तो फिर इंद्रपुरी कॉलोनी इस जल आवर्धन योजना से कैसे अछूती रह गई। आप जाकर देखेंगे कि इस कॉलोनी में एक भी घर पे नल कनेक्शन नहीं है। साथ ही मैं मीडिया के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि इस पूरे शहर में अवैध कॉलोनियां बन रही है। अवैध कॉलोनाइजर अपने जो प्लाट काट रहे हैं, वहाँ पे ना कोई पानी की व्यवस्था कर रहे हैं, ना बिजली की व्यवस्था कर रहे हैं। वो एक कृषि भूमि खरीदते हैं और उस कृषि भूमि पे प्लाट काट देते हैं, वहाँ पे पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। इंद्रपुरी में भी ऐसा ही हुआ है। तो हमने मांग की है कि जिस भी कॉलोनाइजर ने इंद्रपुरी कॉलोनी बसाई है, उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई की जाए। आज वार्ड नंबर 26 के रहवासी एवं समस्त मेरी माता और बहनें इनकी समस्या को लेकर आई है। पिछले दिनों आपको ज्ञात होगा कि पानी की समस्या से लेकर माननीय बसंत मालपानी जी और मैं हमने खुद इनकी समस्या से अवगत हुए। इनके दुख में हम शामिल हुए कि कितनी दूर से ये आधा किलोमीटर तक पानी के कुप्पे उठा के मेरी बुजुर्ग महिलाएं, मेरी माता बहनें रोज डेली इनको कितनी कष्ट सहन करना पड़ता। हमने खुद कुप्पे उठाए, हमने देखा कि वास्तव में कितनी परेशानी है। आज विषय को लेकर माननीय मालपानी जी के नेतृत्व में हमने माननीय एसडीएम साहब को एक ज्ञापन प्रेषित करा है, जिसमें ये मांग करी है कि इनकी शुरुआती समस्या तो जल्द से जल्द पाइपलाइन डाली जाए और समस्या हल की जाए। उसके बाद जो नगर में समस्त नगर निगम पालिका द्वारा जो पाइपलाइन बिछाई जा रही है, जो नगर पालिका ये कह रही थी कि हम दोनों टाइम नल देंगे, आज इन रहवासियों को एक टाइम भी नल नहीं मिल रहा है। ये बड़ी विडम्बना की बात है। इस विषय को लेकर माननीय एसडीएम साहब ने हमें आश्वस्त करा है कि हम इनकी समस्या का निराकरण करेंगे और अगर इनकी समस्या का निराकरण नहीं होता तो हम आगे उग्र आंदोलन भी करेंगे। धन्यवाद। इंद्रपुरी कॉलोनी से ये महिलाएं आई हैं। इन्होंने ज्ञापन प्रस्तुत किया है कि इनके वार्ड में बीच में जो निवास स्थान है, आवास हैं, वहाँ तक पानी की पाइपलाइन नहीं है, पानी की कुछ समस्या है वहाँ। इसके लिए ज्ञापन दिया है, तो इसको मैं दिखवाऊँगा नगर पालिका से, इसका उचित निराकरण कराएंगे। थैंक यू। होटल सेलिब्रिटी के आधिपत्य को लेकर लगभग 19 वर्षों से चल रहे विवाद के मामले में न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में बीना जाजोरिया द्वारा उनके आधिपत्य के किए गए दावे के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर पाने पर दावा निरस्त कर प्रतिवादी द्वारा 11 जनवरी 2001 के अनुबंध को सही तो माना, पर समयावधि निकल जाने के कारण उसे निरस्त माना। शहर के बहुचर्चित मामले होटल सेलिब्रिटी को लेकर एक फैसला कोर्ट ने दिया है, क्या है पूरा मामला? कोर्ट ने निर्णय दिया 4/9/2020 को। उसमें कोर्ट ने कुछ बिंदुओं पे प्रमाणित करा है मेरा दावा, और मकान पे कब्जा और आधिपत्य निर्माण वगैरह सब मेरा पाया गया है। वाद विषय के क्रमांक 4 पर क्या प्रतिवादी क्रमांक का वादी से उक्त वादग्रस्त मकान का भूखंड का दिनांक 11/1/2001 को 1,35,000 रुपये तय किए जाने का अनुबंध निष्पादित कराया गया था। कोर्ट ने इसको प्रमाणित माना। 5 नंबर का बिंदु है कि उक्त अनुबंध निष्पादित कराए जाने के उपरांत किए जाने के पूर्व वाद मकान का भूखंड आधिपत्य क्रमांक 1 का वादी से प्राप्त किया गया था।
उसको भी प्रमाणित माना गया। ये बिंदु नंबर 5 ये भी प्रमाणित पाया गया। छठा नंबर के अनुबंध निष्पादन उपरांत प्रतिपत्ति प्राप्त कर बाग मकान का निर्माण कराया गया था, उसको भी प्रमाणित माना गया है इन सारे बिंदुओं पे। लेकिन मैंने केस बैंक लोन होने की वजह से इसको 3 साल में नहीं लगाया था। अवधि 3 साल की थी और उसमें एग्रीमेंट में कहीं भी अवधि नहीं लिखी, इसलिए उसका अब अपील करूँगा मैं आगे। शहर के बहुचर्चित मामले होटल सेलिब्रिटी को लेकर कोर्ट ने एक फैसला दिया है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि मकान मेरा है और मेरी मिसेस के नाम से बनाया गया है। इस पर मैंने सब कुछ विधिवत रूप से लोन लेके नगर पालिका में परमिशन लेके मकान बनाया। मकान मेरे द्वारा पूरा बनाया गया है। ये विवाद इन लोगों ने खड़ा कर दिया, मकान पर जबरन कब्जा कर रखा है। कोर्ट ने भी इसको माना है कि इस मकान पे मेरा है, रजिस्ट्री मेरी है। इनका जो इनने एग्रीमेंट बताया वो पूरा पूर्णतः फर्जी पाया गया है और उसको अभी माननीय न्यायालय ने भी उसको फर्जी माना है। अभी वर्तमान स्थिति में भी इनका सिर्फ प्रथम तल पे कब्जा है, नीचे मेरा माना गया है। माननीय उच्च न्यायालय का आदेश है इसका। नगर पालिका चुनाव के परिसीमन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद शुक्रवार को पूर्व नगर पालिका उपाध्यक्ष शेखावत और सामाजिक कार्यकर्ता हमीद सहायक निर्वाचन अधिकारी कुमार से मिले। इस दौरान शेखावत और हमीद ने एसडीएम को परिसीमन की विसंगतियों से अवगत कराते हुए नियमानुसार पुनः परिसीमन की बात कही। नागदा नगर पालिका के वार्ड परिसीमन के संबंध में कार्रवाई प्रारंभ हुई है। कल मैंने समाचार पत्रों में देखा था, शिवान अनुविभागीय अधिकारी महोदय का एक वक्तव्य प्रकाशित हुआ था जिसमें उन्होंने कहा था कि नए परिसीमन का आधार 2014 के मतदाताओं की संख्या के आधार पर किया जाएगा। हमारा निवेदन यह है कि 2014 की मतदाताओं की संख्या आधार नहीं हो सकता। मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 धारा 29 उप धारा 3 के अनुसार जो वार्ड विभाजन होता है और मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम वार्ड विभाजन संशोधन अधिनियम 1994 की धारा 6 उप धारा 3 के अनुसार ये जो भी वार्ड विभाजन होगा उसमें जो जनगणना के आंकड़े हैं जिसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति प्लस नागरिक, इन सब की जनसंख्या को आधार बना करके ही वार्ड विभाजन किया जा सकता है। ये स्पष्ट निर्देश है। तो त्रुटि पहले हुई है, फिर त्रुटि ना हो। और 2014 का जो वार्ड विभाजन था, जो परिसीमन था, उसको माननीय राम सिंह जी शेखावत ने उच्च न्यायालय में चैलेंज किया था। माननीय उच्च न्यायालय ने 2014 का वो सारा का सारा परिसीमन शून्य घोषित कर दिया था। तो उस आधार पर यदि वार्ड विभाजन पुनः होता है तो ये सारा का सारा वार्ड विभाजन गलत होता। तो हमने एक पत्र माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय को अभी दिया है, उनसे भेंट की है, उन्हें अवगत कराया कि कहाँ कहाँ त्रुटियाँ हैं, कहाँ वार्डों में कमी है, कहाँ मतदाताओं में हेरफेर की मामला है, 15% से अधिक का अंतर है। ये सारी समस्या उनको बता करके निवेदन किया है कि इस बार कम से कम इस प्रकार से वार्ड विभाजन हो कि राजनीतिक आधार पर नहीं बल्कि नियम के अनुसार हो, ताकि किसी प्रकार की आपत्तियां ना लगे और समान रूप से निष्पक्ष निर्वाचन हो सके। श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने हमें आश्वस्त किया है कि हम इस पर पूरी तरह से विचार करेंगे और बैठकर इसका निराकरण करेंगे। नागदा नगर पालिका निर्वाचन को लेकर परिसीमन के माननीय कलेक्टर महोदय द्वारा माननीय अनुविभागीय अधिकारी नागदा को आदेशित किया गया है कि नया परिसीमन किया जाए। अभी दिनांक 10 तारीख को कल ही समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ कि एसडीएम साहब की ओर से 2014 को आधार बनाकर परिसीमन किया जाएगा। मैं अनुविभागीय अधिकारी महोदय से आज मिला हूं और मैंने पुनः उनसे लिखित में भी और मौखिक भी निवेदन किया है कि परिसीमन 2014 का माननीय हाई कोर्ट के आदेश के अनुसार शून्य घोषित हो चुका है। नया परिसीमन किया जाना चाहिए। शासन का जो आदेश है 15% कम या 15% अधिक की जनसंख्या को आधार बनाकर किया जाना चाहिए। 2011 की जनगणना को आधार बनाकर परिसीमन किया जाना चाहिए। अगर सभी मापदंडों को सही ढंग से किया जाए तो निश्चित तौर पे एक अच्छा परिसीमन नागदा नगर का उभर के आएगा।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय अनुविभागीय अधिकारी एवं प्रशासनिक अमला इसके अंदर गंभीरता से विचार करेगा और सही परिशीलन करके शासन को प्रेषित करेगा, जिसपे एक निष्पक्ष चुनाव संपन्न हो सके। ऐसा माननीय अधिकारी महोदय से मेरा निवेदन है। पुनः मैं ऐसी आशा करता हूँ कि एक अच्छा परिसीमन, एक अच्छा आरक्षण और एक अच्छी व्यवस्था और एक अच्छी परिषद चुन के नागदा में आए, जो नागदा नगर का चहुमुखी विकास करे और नागदा नगर के नागरिकों का सम्मान करे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।